हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9 का जो चैप्टर पढ़ा रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मैं उसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया था। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मैं फिर से रिवाइज मारना चाह रहा हूँ। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने स्टेटमेंट दिया था कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्टूडेंट कि कोई भी अगर आप कहीं पे एक्शन करते हो तो वहाँ से जो रिएक्शन होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूडल वैल्यू होता है वो आपस में इक्वल होता है, केवल डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, इसलिए वहां पे बोला जाता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है दोनों फोर्स के द्वारा, एक्शन के द्वारा और रिएक्शन के द्वारा जो फोर्स मैग्नीट्यूड वहां पे दे रहा है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, इक्वल अमाउंट में होता है। लेकिन अपोजिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक का जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। ओके, तो यहां पे बात करते हैं एक्शन और रिएक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी फील करता है? तो नहीं, एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों अलग अलग बॉडी पे होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी भी एक स्टूडेंट को पंच करता हूं। ठीक है, मैं किसी भी स्टूडेंट को पंच करता हूं तो मेरे द्वारा जो फोर्स उसके बॉडी पे लगा इसको एक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैंने एक्शन लगाया। ठीक है, एक्शन के एवज में उसका जो बॉडी होगा वो मेरे इस हैंड पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इक्वल अमाउंट का, जिसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल न्यूटन के थर्ड लॉ का। चलिए देखते हैं स्टूडेंट न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एग्जांपल। जैसे मेरे मन में कुछ क्वेश्चन है, कहता है हाउ डू वी वॉक, फिर कहता है व्हाई द गन रिक्वायर्स द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स के बारे में, द केस ऑफ बोट और द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग द कार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हाउ डू वी वॉक। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी मैं वॉक करता हूं तो हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा पैर है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो जब हम वॉक करते हैं तो क्या करते हैं, हम रोड को पीछे की ओर पुश करते हैं। स्टूडेंट देखिए, आप लोग जब वॉक कर रहे होंगे तो फील कीजिएगा, आप लोग का जो लेग होता है वो रोड को पीछे की ओर पुश करता है, एक्शन करता है, जिसकी वजह से रोड हमको आगे की ओर पुश कर देता है। ठीक है, हम लोग एक्शन लगाए वॉल, मतलब रोड पे मेरा हम लोग का जो लेग होता है वो रोड को पीछे की ओर पुश करता है, जिसकी वजह से वॉल भी, मतलब रोड भी हमको आगे की ओर पुश करता है। तो हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं। ये क्या है, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना स्टूडेंट। अब देखिए व्हाई डज द गन रिक्वायर, देखे होंगे आप लोग गनमैन को गन चलाते हुए। ठीक है, तो गनमैन जब गन शूट करता है तो क्या होता है कि बुलेट जब आगे की ओर फोर्स लगाता है तो आगे की ओर बढ़ने के लिए वो गन को पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, अब ड्यू टू यहां ये बिग है, ये गन जो है उसका मास बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे की ओर डिस्टेंस मेंटेन करता है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करता है, लेकिन फिर भी वो गनमैन के आर्म पे, ठीक है, एक जर्क लगाता है, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर आता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉइल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉइल। तो गन जो है पीछे की ओर धक्का देता है जब भी बुलेट हम फायर करते हैं तो। ठीक है, क्यों करता है, तो एक्शन, जब हम बुलेट पे एक्शन लगाए तो बुलेट आगे की ओर भागा, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर एक धक्का लगाता है, जिसकी वजह से गन जो है पीछे की ओर आता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉइल्स ऑफ गन। ठीक है, तो व्हाई गन रिकॉइल किया, ड्यू टू एक्शन, हम लोग एक्शन लगाए बुलेट पे, बुलेट पीछे की ओर उस पे लगाया और जिसकी वजह से गन पीछे की ओर आया। ओके स्टूडेंट, यहां भी देखिए एक्शन एंड रिएक्शन की बात हो रही है। अब द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन ऑफ रॉकेट, तो जेट एरोप्लेन देखिए क्या होता है कि जब हम उस जेट एरोप्लेन के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे एक ह्यूज अमाउंट में जो है कह सकते हैं हम उसको कि वहां पे जो हम लोग यूज करते हैं फ्यूल वो जलता है, जिसकी वजह से एक नीचे की ओर हाई प्रेशर लगता है। ठीक है, हाई प्रेशर से वो जो जला हुआ वैक्यूम, मतलब क्या उसको कह सकते हैं हम लोग, गैसियस थिंग होता है, वो नीचे की ओर प्रेस करता है, जिसकी वजह से एक्शन, उसके अगेंस्ट रिएक्शन लगता है और जेट एरोप्लेन जो है वो ऊपर की ओर हाई स्पीड से मूव करता है। ओके स्टूडेंट, यहां भी देखिए एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है। उसके बाद बात करते हैं द केस ऑफ बोट की। आप लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोट पे चढ़े होंगे और जैसे ही बोट किनारे की ओर लगता है तो आप लोग उससे जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जब आप बोट से जंप करते हैं तो क्या होता है, बोट पीछे की ओर धक्का ले लेता है। हम लोग बोट को पीछे की ओर पुश करते हैं, तब हमें बोट आगे की ओर पुश करता है, जिसकी वजह से हम लोग ग्राउंड पे आ पाते हैं। ठीक है, किनारे पे आ पाते हैं। स्टूडेंट आप लोग ऐसा फील किए होंगे। यहां पे देखिए एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है। फिर बात करते हैं द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग द कार्ट। हॉर्स भी जब दौड़ता है तो वो क्या करता है, रोड को पीछे की ओर धकेलता है, जिसकी एवज में रोड जो है हॉर्स को आगे की ओर धकेला और हॉर्स से कनेक्टेड होता है वो कार्ट, और हॉर्स जब आगे की ओर बढ़ता है तो कार्ट भी उसके साथ आगे की ओर बढ़ता है।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ एग्जांपल था न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और भी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग देखिए। चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। स्टूडेंट हमें अब अगले टॉपिक में पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? कहता है कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है किसी भी पार्टिकल पे अगर बाहर से लगने वाला फोर्स क्या हो, जीरो हो, ठीक है, तो द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो लीनियर मोमेंटम होता है पूरे सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है। इसका कहने का सीधा मतलब है कि देखिए मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए कि दो कार है, कार ए और कार बी, ठीक है स्टूडेंट। मान लीजिए कार ए अपने स्पीड से चल रहा है, कार बी अपने स्पीड से चल रहा है, दोनों का कुछ अपना अपना मास है, ओके स्टूडेंट। दोनों आपस में टकरा गया, ठीक है, दोनों आपस में टकरा गया। यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, केवल अपना अपना जो मतलब मास और वेलोसिटी से चल रहा था उससे आपस में टकरा गया, ठीक है। तो टकराने से पहले जो दोनों कार का मोमेंटम था, दोनों कार का जो मोमेंटम था, जैसे इसका अगर मान लिए m1 v1 और इसका मान लिए इसका मान लिए अगर m1 u1 है और इसका मान लिए अगर m2 u2 है, तो टकराने के बाद, टकराने के जस्ट बाद दोनों का जो मोमेंटम होगा, मान लेते हैं कि टकराने के बाद जो m मास का बॉडी था उसकी वेलोसिटी v1 हो गई और जो m2 मास का बॉडी था उसकी वेलोसिटी मान लिए कि टकराने के बाद v2 हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्शन से पहले मतलब टकराने से जस्ट पहले दोनों का जो मोमेंटम था उसका सम आपस में इक्वल होता है टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा, जैसे m1 v1 हो गया, m2 v2 हो गया स्टूडेंट। इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पे ये डिफिनीशन है, देख लीजिए। कहता है कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूं कि कैसे ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या, और अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कार है, ये कार ए जिसका मास है m1, अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1, ओके स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में चल रहा है। मान लेते हैं कि ये कोई कार b है, ये इस डायरेक्शन में u2 के स्पीड से चल रहा है, इसका मास है m2, ओके स्टूडेंट। अब कुछ देर चलने के बाद ये मान लिए आपस में कोलाइड कर गया, किसी कारणवश ये आपस में कोलाइड कर गया। कोलाइड करने के बाद हो सकता है कि ए बॉडी का वेलोसिटी इधर हो गया, बी वेलोसिटी का बॉडी इधर हो गया, ठीक है। ये ए बॉडी, ये बी बॉडी, इसका मास m1, और टकराने के बाद कोलाइड, जैसे ही आपस में कोलाइड करता है तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि v2 हो गई, मास उसका m2। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बस इतना ही कहता है कि इस दोनों बॉडी का जो मोमेंटम टकराने से पहले है और टकराने के बाद जो इस दोनों बॉडी का मोमेंटम होगा ये आपस में कंजर्व होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। जैसे यहां पे हम कह सकते हैं कि टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या होगा, तो m1 u1 और इसका क्या होगा, तो m2 u2, दोनों का आप ऐड कर लीजिए। तो जितना मोमेंटम ये होगा उतना ही मोमेंटम कोलाइड होने के बाद भी होगा। मींस मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व होगा, ठीक है, ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना ही क्रिएट होगा कुछ एक्स्ट्रा, जो है वही रहेगा। तो वो इक्वल होगा एक्शन के बाद, ये रिएक्शन के बाद जो दोनों का मोमेंटम है, इसका मोमेंटम क्या होगा, तो m1 v1 हो जाएगा और इसका मोमेंटम क्या होगा, तो m2 v2 हो जाएगा। तो ये आपस में इक्वल होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।